आपको लगता है कि बीजेपी के जो विधायक हैं सिर्फ रिपाई और उनके कार्यकर्ताओं को, उनके मतदाताओं का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं? ये हुआ है ना। मैं आज 15 साल चिल्ला ही रहा हूं ना लोगों को कि भाई वोट हमारे, राज तुम्हारा। अरे ठीक है, तुम्हारे पास सब कुछ है इसलिए तुम चुन के आ रहे। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सैटेलाइट सिटी नवी मुंबई के भीतर तमाम ऐसी मुश्किलें हैं और खास तौर पर सामाजिक मुद्दों को लेकर तमाम ऐसी मुश्किलें हैं, तमाम ऐसे ज्वलंत सवाल हैं जिस पर चर्चा होनी जरूरी है। यहाँ का विकास किस तरह से चल रहा है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का कामकाज कैसे चल रहा है, और जो प्रमुख मुद्दे हैं जैसे भाषा विवाद हो गया, संविधान के खिलाफ जो आजकल एक्टिविटी चल रही है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तमाम ऐसे गंभीर सवाल हैं जो आजकल सुर्खियों में हैं और आज हम इन सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। इस वक्त हमारे साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठौले ग्रुप के नई मुंबई के जिलाध्यक्ष हैं महेश खरे साहब। हम इनसे इन तमाम सवालों पर जवाब जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते खरे साहब, आपको काफ़ी समय हो गया नई मुंबई का जिलाध्यक्ष नियुक्त होकर। आप अपने कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? इस दौरान आपने संगठन के लिए, पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए और कम्युनिटी के लिए आपने क्या किया? मैं ये जिला अध्यक्ष जिस दिन हुआ उसी दिन से ठान लिया था कि भारत ये संविधान पर चलता है और संविधान की भाषा बताने का काम हमारा है। कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको सिखाया है कि आपको इस देश को अगर बचाना है तो संविधान के रास्ते पर चलाने का आप भी कोशिश करिए और आपके इधर जो भी रहते हैं उनको संविधान के बारे में इत्तला करिए, जिनसे क्या होगा कि भारत एक संग रह सकता है। और हमने शुरुआत एजुकेशन से की और बाद में इंडस्ट्रियल तक पहुँचे और तीनों सवाल पर हम निर्भय है कि जिससे हमारा देश का और जनता का जितना प्रॉफिट होगा, जितना फायदा होगा, ये तीनों रास्ते से चलेंगे तो ही देश आगे चल सकता है। ऐसा हमें अच्छा लगा। आपको अठौले साहब ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, चूंकि उस दौरान सौंपी जब रिपाई का जो संगठन है वो अगर नई मुंबई में देखें तो काफ़ी बिखरा हुआ था और कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं चल रही थी। ऐसे में आपने पार्टी को स्ट्रीमलाइन कैसे किया, कार्यकर्ताओं को कैसे आपने जोड़ा और इस मुकाम तक पहुंचे? हमने तो जब नवी मुंबई के जो भी लोग 85% समाज के लोग रहते हैं, मतदार हमारे लेकिन सत्तादार दूसरे लोग हैं, तो हमने उनको इत्तला कर दिया कि भाई ये ठीक नहीं चल रहा है नवी मुंबई में। अगर जो आपको वोट आपके है, राज दूसरे का हो रहा है, तो यहाँ पर निर्भय नहीं रहना चाहिए। हमारी देश में एकता और अखंडता रखने के लिए हमें भाईचारा और लोगों की एकता को संगठित कर इस नवी मुंबई के लिए अच्छी तरह से कॉर्पोरेशन में सत्ता कैसे आनी चाहिए, प्रशासन कैसा चलना चाहिए, ये रास्ता दिखाने के लिए हम लोग पहले एक साथ आने चाहिए। ये पहला नारा मैंने दिया। कैसा रिस्पांस रहा इसका? आज ऐसा रिस्पांस है कि नवी मुंबई में हमने बुद्ध की मूर्ति का अनावरण किया और लोगों को जग में शांति का संदेश है। शुरुआत तो हमने शांति से की, लोगों को जागरूक किया। हमें बुद्ध के रास्ते पर चलना है, युद्ध के रास्ते पर नहीं चलना है। हमें बुद्ध का रास्ता अपनाने के बाद हमें हमारे देश की एकता और अखंडता रह सकती है। इसीलिए हमने पहले बुद्ध का अनावरण किया। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैच्यू के लिए, क्योंकि यही देश में संविधान जिसने लाया उसका सामने चित्र होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को संविधान देकर इस देश को एकता और अखंडता के रास्ते पे चलने के लिए सिखाया हमें। तो वो मूर्ति का भी काम अभी थोड़े दिन में होने वाला है और लोगों को हमने इत्तला कर दी है कि 2 चीज़ है इस देश में जो वर्ल्ड में उनका नाम है। जहाँ पर बुद्ध का नाम लिया जाता है तो पंतप्रधान भी जाके भारत देश में से बाहर जाते हैं तो बताते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। बिल्कुल, हाँ। और जब लोकशाही की बात आती है तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम भारत के लोगों से लिया जाता है और भारत के देश के बाहर के लोगों को संविधान के बारे में मालूम है। और बाहर के लोग बोलते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ये लॉयर थे और इन्होंने भारत को एकता और अखंडता के रहने के लिए रास्ता बताया। अब आप रिपाई की स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं नवी मुंबई में खासकर? आज हम लोग ने वो रास्ता पकड़ लिया है कि जहाँ पर देश की और नवी मुंबई की जो स्थिति है वो लोगों को जागरूक करने की स्थिति बनाने का हमने पहले कोशिश किया, लोगों को जागरूक किया। अरे वोट अपने हैं,
राज किसी का कैसा हो सकता है। तो हमारे को सत्ता में आना जरूरी है। सत्य का रास्ता ऐसा है कि लोगों को न्याय मिल सकता है। जब लोकशाही के लोग अगर उस सत्य में बैठेंगे, जो लोकशाही को मानने वाले, संविधान को मानने वाले लोग अगर सत्य में रहेंगे, तो या कारपोरेशन या सत्ता अच्छी तरह से चल सकती है। लोगों को फायदा हो सकता है, एजुकेशन में फायदा हो सकता है, इंडस्ट्रियल में फायदा होगा, उद्योग धंधा बढ़ाइए, लोगों को नौकरी मिलेंगी। इसलिए लोगों को हमने पहला इतला किया है कि आप लोग को पहले एक साथ रहकर इस समस्या को जान लेना चाहिए कि नवी मुंबई के वोट देने वाले लोग वो पीछे क्यों है, आगे क्यों नहीं चल रहे। तो उनको एजुकेशन में बढ़ावा लाने के लिए हम लोग सब मिलकर करेंगे। दूसरा, इंडस्ट्रियल और उद्योग में हमारे लोग को नौकरी कैसे मिलेगी, हम लोग उद्योग इंडस्ट्रियल में कैसे जाएंगे, इसके लिए हम लोग जुट कर रहेंगे तो ही ये रास्ता खुल सकता है। अगर बिखरे होएंगे, वोट तुम्हारे होने के बाद आप बिखरे, तो आप एक साथ आने के लिए आपको सत्य में जाना चाहिए। रिपाई को खासकर सिर्फ दलितों का ही पार्टी क्यों कहा जाता है? क्या वजह है कि ये जो ठप्पा है वो लग गया है, जबकि रिपाई तो सभी लोगों की पार्टी है? आपकी नजर में इसका क्या क्या अर्थ है? इस देश में दो ही ऐसा समाज है, एक ब्राह्मण है जो अच्छा पढ़ लिखा है और दूसरा बुद्धिस्ट है, वो भी पढ़ लिखा है। ये दोनों को देश की स्थिति मालूम है, लेकिन जो मनुवादी विचार के जो ब्राह्मण लोग हैं उनको मालूम है अगर इनके तरफ पार्टी ले गए, इनको सच्चाई अगर मालूम पड़ गई, तो ये देश का विकास करने के रास्ते पे चलेंगे और हमारी सत्ता इस देश में कभी आ नहीं सकती। इसीलिए हमारे बुद्धिज्म को वो दबाकर इस देश में राज कर रहे हैं, ये हमें मालूम है। और हम लोगों को बताते हैं कि हम लोग शांति के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, हम संघर्ष की तरफ से लोगों को ले जाने के लिए जाते हैं। हम लोग एजुकेशन, इंडस्ट्रियल के बारे में सोचते हैं, तो ये बात नहीं बननी चाहिए आम लोगों को। वो कुछ लोग, गिने चुने लोग ही इंडस्ट्रियल होने चाहिए, ऐसी कुछ लोगों की धारणा है, वो धारणा को हम उखाड़ने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए हमारे बारे में ये दलितों की पार्टी ऐसे अपप्रचार मीडिया के माध्यम से कुछ लोग हैं इस देश में मनुवादी विचार के, वो ऐसे अपप्रचार करते हैं क्योंकि उनको पता है यही लोग देश को आगे ला सकते हैं और ये लोग आगे आएंगे तो हमारा क्या होगा। इसीलिए उन्होंने ये अपप्रचार किया है कि दलितों की पार्टी है ये, इसी में बहुजन इतर समाज के लोग जुड़ने नहीं चाहिए। अगर ये जुड़ गए तो इनके पास कैलिबर है सत्ता कैसे चलाने की। देश की संविधान पर उन्होंने अगर देश को इकट्ठा किया है तो ये लोग भी कर सकते हैं। इसीलिए इनको दलित की पार्टी बोलकर इनके पिछड़ा वर्ग रखकर इनमें कोई जुड़ना नहीं चाहिए, ये समस्या है उनकी पहली। आपने कहा कि आगे बढ़ना चाहिए, इस समाज को रोक के रखा गया। तमाम योजनाएं देखें तो दलितों और पिछड़ों के लिए है, इसके बावजूद भी यह समाज आज़ादी के 75 साल बाद भी, 78 साल बाद भी उसकी स्थितियों में कोई व्यापक सुधार नहीं दिख रहा है, कोई व्यापक बदलाव नहीं दिख रहा है। आप इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या मान रहे हैं? बड़ा ये कि इस देश में सांप्रदायिक बहुत बड़ा फैल रहा है और लोग अंधश्रद्धा के पीछे दौड़ रहे हैं। अभी कुछ लोगों को उम्मीद है कि अंधश्रद्धा से मेरा भला होगा, तो ऐसा भला होता नहीं है। आप पढ़ लिख कर अगर बड़ा होगे तो ही आपकी प्रगति बढ़ सकती है। अंधश्रद्धा के पीछे दौड़ने से तुम्हारी कभी प्रगति हो नहीं सकती है। और इसीलिए उनको मालूम है ये जो 85% समाज को अंधश्रद्धा के अंदर दबा कर उनकी मेमोरी में ठूस कर एजुकेशन से लंबा रहने का, उद्योग से लंबा रहने का ये कारनामा कुछ लोग देश में कर रहे हैं। ये इससे देश की प्रगति कभी हो नहीं सकती, ना देश इसमें बहुत बड़ा प्रगतिशील राष्ट्र बनेगा। जब देश में हर आदमी का ग्रोथ बढ़ेगा, एजुकेशन का ग्रोथ बढ़ेगा, उद्योग का ग्रोथ बढ़ेगा, तो ये देश आगे बढ़ सकता है। लेकिन कुछ लोगों को आगे जाने देने का नहीं, देश बड़े ने बड़े, हमारी खुद की बढ़ाई होगी, ये रास्ते पे वो लोग चल रहे हैं। और कुछ न कुछ एक दिन हमारे देश में का एक ना एक दिन डॉक्टर अंबेडकर पैदा होगा और उसके बाद इस देश की प्रगति बदल सकती है। डॉक्टर अंबेडकर तो ऑलरेडी संविधान के रूप में आज भी जीवंत है। संविधान कहता है कि सभी को बराबर का मौका मिलना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, नौकरी हो, रोजगार हो, व्यापार हो या कोई और माध्यम हो जिसके जरिए आगे बढ़ा जा सकता है। अगर हकीकत की जमीन पर अगर इसे देखें तो क्या कारण मान रहे हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी जो पिछड़ा और दलित समाज है आज भी वंचित है तमाम चीज़ों से, और वो जिस तरह की उसकी होनी चाहिए तो वो प्रगति उसकी नहीं हो पा रही है? उसका पीछे एक ही रीज़न है कि जो कुछ लोग हैं इस देश में, इंडस्ट्रियल लोग हैं,
उनको दलितों से पिछड़ा रखना चाहते हैं। जो गरीबी रहेगी तो उनका गुलाम करके जिएंगे। अब ये गुलामी का रास्ता तोड़ने के लिए हमको पहला तो एजुकेशन करना चाहिए। और हमारे देश में अभी एजुकेशन कहाँ बंद होते जा रहा है, आप देख रहे हैं। आज की परिस्थिति इतनी बुरी है कि हमारे कॉरपोरेशन के 30-40 हजार स्कूल बंद हो गए हैं। उसका एक ही कारण है कि हम गुलाम होने चाहिए। अगर पढ़ेगा तो क्वेश्चन पूछेगा, पढ़ेगा नहीं तो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या होता है देश का। वो अनपढ़ गंवार रहेगा तो वो गुलाम रहेगा। और हम चाहते हैं कि हर आदमी पढ़ना चाहिए, हर शिक्षित होना चाहिए। ये बाबा साहब का स्वप्न था कि अगर मैं संविधान लिखता हूँ तो मेरा यही एक हक है कि देश का हर नागरिक, वो कोई जात का, धर्म का, पंथ का कोई भी हो, वो पढ़कर देश की उन्नति करना चाहिए। ये बाबा साहब खाब था। लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे भी है कि ये हमेशा अंदर सत्य के पीछे लगे, एजुकेशन से लंबा रहे, देश की उन्नति का रास्ता उनको नहीं मिले और हम हमारी उल्लू सीधा करते चले और देश को और भी गुलाम बनाने का कोशिश चल रहा है। देश को और गुलाम बनाने की कोशिश चल रही है। आज़ादी का 78 साल हो रहे हैं। ये नई मुंबई सिटी जो है जहाँ पर हम बैठे हैं, ये देश का सेकंड लिवेबल सिटी माना गया है। मतलब एक उत्तम शहर जो देश में सबसे बेहतरीन है, जहाँ जिसे सब लोग पसंद करते हैं कि यहाँ पर उसका घर होना चाहिए। आप इसकी प्रगति को कैसे देख रहे हैं बतौर जिलाध्यक्ष? हम तो ये चाहते हैं कि ये देश में जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन पैसे के भरोसे से ज़्यादा होता है। यहाँ पर कोई पढ़ा लिखा आदमी, उसके पास पैसे नहीं होते, बुद्धिमान मानुस इलेक्शन में चुन के नहीं आता है। उसका कारण एक ही है कि उसके पास पैसे नहीं कि वो प्रचार करे, लोगों तक पहुँचे। तो वो सोचता है कि भाई मेरी नौकरी है, मैं उस पर मेरा पेट चल रहा है। तो ऐसे लोग, कैलिबर लोग बाहर आते नहीं। और जो कैलिबर लोग जो बाहर आते हैं उनके पास इतने पैसे हैं कि वो पैसे के बलबूते पर वो चुन के जाते हैं। लेकिन मैं इनको ये बोलता हूँ कि ये लोकशाही नहीं, ये गुलामशाही है। ये गुलामी की तरफ रास्ता जा रहा है। अगर उनके पास पैसे भी है तो उन्होंने ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पैसे से अगर गरीब लोग पढ़ लिख कर बड़ा होंगे तो देश बढ़ेगा। लेकिन वो देश बढ़ाना नहीं चाहते, वो खुद बढ़ने चाहते हैं। और ऐसे देश बढ़ाने के लंबे रहने के बाद हमारा देश गुलामी की तरफ निश्चित जाएगा। क्योंकि हमारे को यहाँ पर खाने को नहीं मिलेगा तो हम कहीं और भी जाएंगे खाना खाने के लिए, तो हमारा गुलामी तो बढ़ते ही जाएगा, कम नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि जिनके पास भी पैसे हैं, इंडस्ट्रियल लोग हैं, देश के बारे में सोचो। देश बढ़ेगा तो हम लोग तो सब बढ़ेंगे। लेकिन सरकार तो नहीं सोच रही है। सरकार ने 6 सालों से 5 सालों से चुनाव ही नहीं कराया। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित किया और दूसरी तरफ आज की सत्तारूढ़ सरकार है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक तरह से ध्वस्त करती नजर आ रही है। 5-5 साल से एक लोकल बॉडी के चुनाव नहीं हो रहे हैं। क्या आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? यही तो रास्ता है गुलामी का। अगर इलेक्शन लेगा तो क्वेश्चन पूछेगा, हाउस में वो प्रचार करेगा, प्रशासन को पूछेगा ये कैसा चल रहा है। बिल्कुल। इसीलिए 5-5 साल इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, इसका कारण एक ही है कि तुम अभी गुलाम के रास्ते पे चलते रहो। हमारी मनमानी चलते रहेगी, हमको चाहिए वैसा हम करेंगे। तुम गरीब हो तो गरीबी रहो, अमीर बनने की कोशिश मत करो, एजुकेशन में बढ़ावा मत लो, IAS IPS मत बनो, जिससे हमको क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं। लेकिन ये सवाल मैं तो सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी भी आज की सत्तारूढ़ सरकार में हिस्सेदार है, तो क्या रिपाई को ये नहीं दिख रहा है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना महान संविधान बनाया, उसके जरिए लोकशाही व्यवस्था को स्थापित किया, वो ध्वस्त हो रहा है? उसको बोलना चाहिए। अरे हम तो आवाज हर दिन उठा रहे हैं। हम रोज आपके मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं कि देश में कुछ गिने चुने लोग हैं जो पैसे के बलबूते पर सरकार चला रहे हैं। हम बोल रहे हैं लेकिन हमारी आवाज देश में कहाँ गूंज रही है, हमारी आवाज दबाई जाती है। मीडिया भी क्या कर सकता है, मीडिया को भी पता चला है मीडिया क्या कर रही है। हमारे दिल में से हम बता रहे हैं कि मीडिया भी इसमें गुनहगार है, लेकिन सब लोग नहीं है, कुछ लोग हैं कि जो मीडिया को दबा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जिस दिन मीडिया जागरूक होगी, देश जागरूक होगा और लोगों तक ये तुम्हारी हमारी जो आवाज़ है उनके तक पहुंचेंगे और सारा देश एक होकर देश की सत्ता को किस तरह से रास्ते पे लेके जाएगी, वो दिन के हम लोग राह देखते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, हर दिन कोशिश कर रहे हैं। नई मुंबई में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक में गणेश नाइक जी विधायक हैं और इस वक्त वन मंत्री हैं, दूसरी तरफ मंदाताई मात्रे हैं। आप इन दोनों के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? ये तकरीबन 25 साल से अधिक समय से गणेश नाइक जी यहाँ के विधायक हैं और लगातार 15 सालों से 10 साल से ज़्यादा समय से मंदाताई मात्रे विधायक हैं।
आप इनकी भूमिका और इनके विकास कार्यों को कैसे आंकते हैं आप? हम तो दोनों को बधाई देते हैं कि आप लोग जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। वोट हमारा और राज तुम्हारा, ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है। हमने हर स्टेज पर हर न्यूज़ चैनल पर बताया है कि भाई वोट हमारे हैं, अरे हमें को भी बढ़ावा दो, हमारे लोग को भी लोकशाही में सहभाग लेने का इच्छा प्रकट करिए। दोनों को भी हम हर वक्त बताते, आप लोग इलेक्शन में हमारे साथ रहते हैं, इलेक्शन चुन के आने के बाद हमको लंबा रखते हैं, हमको जो सत्ता का जो रास्ता है वो उधर तक पहुंचने देते नहीं है। अरे ये कोई नीति है क्या? अरे अगर हम ये देश में, अगर आज़ादी के देश में रहते हैं तो तुम आज़ादी को जिंदा रखने का काम करो। अरे आज तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे से और बढ़ने वाले और भी लोग हैं कि तुम गुलामी के रास्ते पे आने वाले हैं। आज आपकी परिस्थिति आज कितनी भयावह है, पैसे वाले को भी कितने डर है वो उनको भी पता है, मैं बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा तो कुछ नहीं, हम तो छोटा लोग हैं, लेकिन हम बताते तो लोगों को कि भाई ये रास्ता गलत है। आप लोग सत्ते में जाते तो सत्ते का वाटा हमारे को भी तो देना चाहिए। बिल्कुल। हमारे वोट लेते हैं, वाटा हमको नहीं देते, और फिर आप मशगूल रहते हैं, आपके पास वक्त नहीं है हमारे बारे में बोलने की, आपके पास अहमियत नहीं है। अरे ऐसा नहीं होता है। हम लोग भी सुधने हो गए, पढ़े लिखे लोग हैं, हमको समझते हैं कि आप लोग सत्य में बैठेकर हम लोग बाहर रह गए, हम क्या झंडा और डंडा ही देने के आपके साथ में रह गए, तो ये अभी नहीं चलेगी। मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, लोगों को बोल रहा हूँ कि आज के बाद ये देश में समानता लाना है, वोट देने के लिए 10 बार सोचकर वोट देना, जिससे आपको लोकशाही जिंदा रख सकते हैं। नहीं तो आप निर्भय हो गए, आप अगर आपको ऐसा लगा नहीं पैसा मिला सब कुछ हो गया वोट हम दे दिया, आप गुलामी के रास्ते पे जा रहे हैं। नवी मुंबई की एक अच्छे राज्य, नवी मुंबई एक अच्छी शहर है, उस शहर में सर्व जाति धर्म के लोग आते हैं। सब लोग को पता है कि क्या हो रहा है दोनों विधानसभा में, कौन सत्ते में जा रहा है, कितने दलित और कितने बहुजन वर्ग के लोगों को सत्ते में हिस्सा मिल रहा है, ये लोगों को पता है। एक दिन ऐसा नहीं होए कि तुम लोग बाहर रहेंगे और बहुजन लोग अंदर जाएंगे, ऐसी स्थिति आप लोग तैयार कर रहे हैं। और मैं भी उस रास्ते, उस दिन की राह देख रहा है कि जिस दिन ये सत्ते में रहने वाले लोग बाहर रहेंगे और बहुजन वर्ग के लोग सत्ते में जाएंगे, वो रास्ते की राह देख के हम प्रबंधन कर रहे हैं, लोगों पे जागरूकता निर्माण कर रहे हैं, हर लोगों को बता रहे हैं वोट अपना है। इतने अपने लोग वोट होते हुए आप लोग सत्ते में क्यों नहीं जाते? सोचो, अपनी जिंदगी कार्यकाल आपने इतने गवा दिए, 15, 20, 30, 25 साल गवा दिए, आपको क्या मिला? आपको लगता है कि बीजेपी के जो विधायक हैं सिर्फ रिपाई और उनके कार्यकर्ताओं को, उनके मतदाताओं का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं? ये हुआ है ना। मैं आज 15 साल चिल्ला ही रहा हूँ ना लोगों को कि भाई वोट हमारे, राज तुम्हारा। अरे ठीक है, तुम्हारे पास सब कुछ है इसलिए तुम चुन के आ रहे, हमारे पास कुछ नहीं है। हम लोगों को जागरूक करेंगे, एक दिन वो दिन आने वाला है, जिस दिन आएगा ना उस दिन वो सबक हम आपको भी सिखाएंगे कि लोकशाही क्या होती है। बिल्कुल। बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं इस वक्त चल रहे हैं देश में। पहली बात यह है कि संविधान को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, तमाम तरह की बयानबाजियां आपने भी सुनी होंगी। वो संविधान जो पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन माना गया, वो संविधान जिसके जरिए सभी समाज, सभी पंथ प्रांत के लोगों को एक किया गया, आज उस संविधान को बदलने और उसमें तमाम उसकी खामियों पर सवाल उठाए जाते हैं। जब आप ऐसे सुनते हैं, एक बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी के तौर पर, रिपाई के जिलाध्यक्ष तौर पर, आपको क्या महसूस होता है? स्वतंत्र होकर 78 साल हो गए, पूरे वर्ल्ड में जाके ढूंढ के लो, जो उनकी घटना है ना 10 से 15 साल के आगे नहीं चली। बिल्कुल। इस रियलिटी 78 साल हो गए, भारत एकता और अखंडता के संविधान के रास्ते पे चलने रहे, इसलिए चल रहा है। लोग ऐसे मूर्ख लोग हैं कि संविधान बदलना चाहिए। भाई मनुआ दिलाना है आपको, जो बाबा साहब ने स्त्री को स्वतंत्र दिया, समानता लाई, हर आदमी को पढ़ने का हक दिया, हर आदमी को जीने का हक दिया, इसमें कौन सा जातीयता है? बाबा साहब ने जातीयता नष्ट कर कर एक ही दिन में संविधान लागू कर कर सारे देश के लोगों को आज़ादी दिलाई। आज हर आदमी अपना हक और अधिकार पूछना चाहता है, उसका रास्ता मिला है उनको बाबा साहब के जरिए। और आप बोल रहे हैं कि संविधान बदलना चाहिए। अरे कौन से संविधान लाना चाह रहा है तुम? कौन से संविधान ला रहा है जो मानवता को कल्याण का रास्ता छोड़कर खड्डे में लाने का रास्ता ला रहे हैं? प्रगति का रास्ता लाने के छोड़कर गुलामी का रास्ता ला रहे हैं। एक और बड़ी बात चल रही है कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। अभी तमाम आरक्षण के, हर जाति धर्म के लोग जो है आरक्षण की मांग पर उतर आए हैं।
धनगर समाज अलग आरक्षण की मांग कर रहा है, मराठा समाज का आंदोलन आपने अपने सामने देखा हुआ है, लंबे समय से चल रहा है, सबका यही कहना है। उधर मुस्लिम कम्युनिटी आरक्षण मांग रही है फिर से। आप इस बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि 10 साल के बाद आरक्षण को उसका एनालाइज करके उसके बाद इसको कम या खत्म किया जा सकता है। आपको लगता है कि ये आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए कि आरक्षण कायम रहना चाहिए? नहीं, आरक्षण खत्म करेगा कब? जब सारा देश का आदमी समानता पर आएगा तब आरक्षण खत्म। क्या जरूरत है खत्म आरक्षण लाने की? हाँ। जब तक सारे समाज के लास्ट के तबके के लोगों को समानता आती नहीं तब तक आरक्षण रहेगा। बिल्कुल। आरक्षण अभी हमारे बच्चे लोग आरक्षण लेते नहीं, पढ़ लिख कर हम लोग हमारे बच्चों को पढ़ाते, हमारी उन्नति हुए बाबा साहब के जरिए से, तो हमको आरक्षण जरूरत नहीं। लेकिन हमारे तबके के लोग हैं जो लास्ट के वर्ग के, उनको आरक्षण की जरूरत है। वो जब हमारे लेवल में आ जाएंगे तो आरक्षण की जरूरत लगेगी नहीं। और जो भी मराठा आरक्षण है कि वह धनगर आरक्षण है, ओबीसी का आरक्षण है, उनके भी कुछ लोग हैं जो लास्ट के तख्ते पर, उनको इक्वलेंट आने दो। आरक्षण जरूरत क्या पड़ेगी? हर आदमी को रोजगार मिले, हर आदमी को एजुकेशन मिले, उसको आरक्षण जरूरत नहीं ना। आप लोग ने फ्री एजुकेशन करना चाहिए, आप लोग ने पढ़ने के बाद हर आदमी को उसकी जॉब देना चाहिए, ये सरकार का काम है। बिल्कुल सही बात। बाबा साहब ने कहा था कि अगर मैं आरक्षण की बात कर रहा हूं तो इसीलिए कर रहा हूं कि लास्ट का तबके का आदमी को भी नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए। फिर आरक्षण बंद करो। आप लोग, वो बेचारे आज भी एक टाइम के भूखे रहते हैं, आज भी उनके बदन में कपड़ा नहीं है। आप कितने खेड़े गांव में लाइट नहीं है, रास्ते नहीं है, आज की परिस्थिति है 78 साल होने के बाद। तो आरक्षण की बात करने वाले को मूर्खता को जैसा बात कर रहे हो। उनको ये मालूम नहीं है आरक्षण बाबा साहब ने इसलिए दिए कि इस देश का हर नागरिक वो अपनी रोजी रोटी पर किसी पर निर्भर नहीं रहे, खुद के पैर पर खड़ा रहकर रोजी रोटी कमाए, अपने बाल बच्चे को पाले, अपने घर को संभाले। उसको अगर वो मिला तो उसको आरक्षण क्या जरूरत है? एक मुद्दा आजकल और महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है भाषावाद का। मराठी सख्ती को लेकर मन से तमाम हिंदी भाषियों पर प्रांतियों की पिटाई कर रही है। उसका कहना है कि मराठी बोलो नहीं तो पीटे जाओगे। ये संविधान के गलत है, संविधान के गलत रास्ते पे चल रहे हैं। मैं भी मराठी हूँ, मराठी महाराष्ट्र में होनी चाहिए, ये बात नहीं है बिल्कुल। लेकिन सख्ती किस पर नहीं होना चाहिए। हम लोग लोकशाही देश में रहते हैं, हर आदमी को इस देश में अधिकार है। इस देश में किधर जाना, किधर बैठना, किधर खाना, किधर सोना, वो तुम बोलेगे इसलिए मैं मराठी बोलना चाहिए, तुम बोले मैं खाना चाहिए, तो ये सख्ती नहीं होनी चाहिए। मैं दोनों का आदर करता हूँ, राज ठाकरे का और उद्धव साहब का। आप लोग देश में मराठी होनी चाहिए लेकिन जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। वो आए 2 दिन में आए, उनको कहाँ से मराठी आएगी? बिल्कुल। वो प्रांतवाद है, वो प्रांत में रहता है, ये प्रांतवाद होना चाहिए लेकिन कितना तक होना चाहिए? वो इधर ही पैदा हुआ बड़ा है तो उसको नहीं आए तो ठीक है, बिल्कुल आगे। लेकिन वो अगर 2-4 दिन के लिए 10 दिन के लिए इधर आया तो उसको अगर मराठी नहीं आए तो उसकी क्या गलती है बेचारे की? तो वो सब नहीं होना चाहिए। हम लोग लोकशाही देश में रहते हैं, सख्ती किसी पर भी नहीं होना चाहिए। लोकशाही है, उसमें उसको अधिकार है, वो आए जाए, किधर बैठे, किधर खाए, किधर सोए, वो उस पर कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे आदमी पर जो मारपीट करते, तो वो तो गलत ही है। अरे मारपीट करने से थोड़ी वो मराठी सीखेगा। बिल्कुल। और नफरत पैदा होगी, राज्य में नफरत पैदा होगी और इसमें लोकशाही को धोखा होगा और इसमें टुकड़े हो जाएगा राज्य के। तो उस तरह के नहीं होना चाहिए। दोनों को ये समझना चाहिए कि ये आया है, उसको कितना दिन रहा है, उसका पढ़ाई हुआ है कि नहीं महाराष्ट्र में, उसकी सभी इंक्वायरी होनी चाहिए। और उसको मराठी आती कि नहीं आती वो तो बाकी बात है, पहले उसको ये राज्य की परिस्थिति क्या है वो सिखाना चाहिए। हर राज्य में हमारे इधर मराठी चलती है, आप भी सीखो। प्रेम से तो सारा जग भी जीत सकते हैं। बिल्कुल सही। प्यार से सब कुछ मिलेगा, दादागिरी करने से तो कोई नहीं बोलता। इसमें लोकशाही को हानि हो जाएगी, धोखा है अपने देश को। राज्य के टुकड़े हो जाएंगे, हर राज्य में बोलेंगे तुम पंजाबी आना चाहिए, कर्नाटक में कन्नड़ आना, तो ये सब देश में अराजक माजेगा। देश में एकता अगर रखना है तो भाईचारा से, प्रेम से देश को जीतना चाहिए, देश को आगे कैसे जाना चाहिए उसके बारे में चिंतन करना चाहिए। आपने कहा कि प्रेम से पूरी दुनिया जीती जा सकती है, पूरा जग जीता जा सकता है। रिपाई नवीन भाई के अगले आने वाले चुनाव में किस तरह से जीत हासिल करना चाहते? हम तो लोगों को बोल रहे हैं कि आज तक जो भी होगा वो भूल जाओ, लेकिन आने वाले सदी में तुम कुछ इस बहुजन समाज के लिए
कुछ देने वाले हैं कि नहीं। बाबा साहब ने इस देश को समानता लाने की कोशिश की है। बाबा साहब का सपना था कि मेरा गरीब से गरीब आदमी प्रशासन में जाए, मेरा गरीब से आदमी सत्य में जाकर सत्य का जो विचार है लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ये बाबा साहब का ख्वाब था। लेकिन अभी मैं जागरूकता का इशारा दे रहा हूँ लोगों को कि वोट हमारे, राज तुम्हारे, अब नहीं चलेंगे। तुम्हारे को सत्य में आना चाहिए, तुम्हारे लोगों को जागरूक करना चाहिए। तुम्हारा आदमी सत्य में जाकर तुम्हारे प्रश्न के बारे में वो बोलना चाहिए। तुम्हारे लोगों के जो भी समस्या है वो समस्या हल होना चाहिए। सत्य में रहकर उनका समस्या वैसा ही वैसा चुनने आने तक, इलेक्शन तक लोगों को बोलते हम तुम्हारा, सत्य में जाने के बाद हम तुम्हारा नहीं, तुम हमारे नहीं। ये कौन सी नीति है? ये नीति को बदलना के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। अच्छा, आने वाले समय में संगठन को आप किस तरह से विस्तार देना चाहते हैं नवीन भाई क्षेत्र में? आप हमारे पास सब जाति धर्म के लोगों को हम पार्टी में ले रहे हैं। ये पार्टी दलितों की नहीं है, ये भारतवासियों की पार्टी है। भारत में समानता लाने के लिए ये देश भर भर आटोले साहब घूम रहे हैं। आटोले साहब ने सारे राज्य में अपनी पार्टी खोली है। उसमें कोई दलित नहीं है, सारे समाज के लोग हैं। हमारे ब्राह्मण आघाड़ी है, हमारा मराठी आघाड़ी है, हमारे पास वंचित आघाड़ी है। सारे आघाड़ियों को हम साथ में लेकर चल रहे हैं। और एक दिन वो आने वाला है कि बाबा साहब का जो संविधान है, बाबा साहब का जो सपना है वो पूरा करने के लिए हम पूरी कोशिश करने के वो रास्ते पे चल रहे हैं। हम लोग हम नहीं करेंगे, हम रास्ता खोल देंगे आने वाली सदी को, आने वाली पीढ़ियों को वो रास्ते पे चलकर देश को एक संग लाने का हम लोग कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल, कोई संदेश आप अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहते हैं? रिपाई कार्यकर्ता पूरे महाराष्ट्र में फैले हुए हैं। हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि देश हमारा है। इस देश में रहने वाला हर नागरिक वो भारतीय है। उनको सम्मानपूर्वक वागणूक देना चाहिए, उनके सत्ता में सहभागी होना चाहिए। वो उन गरीब पिछड़ा वर्ग है उनको एजुकेशन में बढ़ावा देना चाहिए। जो भी समाज में रहते, जो भी समाज का, ब्राह्मण हो या दलित हो, कोई भी समाज का गरीब आदमी, इनको एजुकेशन फ्री होना चाहिए। एजुकेशन के बारे में किधर भी सरकार ने संकुचित भावना नहीं लाना चाहिए। रिजर्वेशन के बारे में जो लोग सोचते हैं वो रिजर्वेशन भी बंद हो जाएगा। कब बंद होगा? जब तक वो आखिरी तक लोगों को एजुकेशन मिलेगा तो वो रिजर्वेशन भी बंद हो जाएगा। लेकिन आप लोग उसके बारे में सोचना चाहिए। सरकार में हर आदमी ने नीति तैयार करना चाहिए। हर गांव बस्ती में जाकर लोगों को एजुकेशन के बारे में इतला करना चाहिए। लोग ऐसा किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हर आदमी अपने पैर पर खड़ा होकर देश की उन्नति के लिए, देश के बढ़ावा लाने के लिए कोशिश करे। यही हमारा देश कहलाएगा कि भारत एक देश बहुत ऊंचा देश है। इसमें समानता है, इसमें हर जाति धर्म के लोग रहते हैं और रंग बिरंगी लोगों के देश में हम लोग एकता लाने की कोशिश करेंगे। यही खरे अर्थ में भारत की एकता और अखंडता को जागरूक करेंगे। मैं आरपीआई के वंचित बहुजन समाज के सारे तबके के लोगों को बोलता हूँ कि हम लोग सब देश के एक हो। हम जागरूकता का इशारा देंगे, गुलामी से बाहर आओ और देश में लोकशाही जिंदा कैसे रहेगी उसके लिए सत्य में जाने का रास्ता ढूंढो। यही भारत की एकता अखंडता को जीत सकते हैं। खरे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम मेरे सवालों का जवाब दिया। महेश खरे जी, रिपाई के जिला अध्यक्ष नवीन भाई के, जैसा कि उन्होंने कहा कि जब तक पिछड़ा और वंचित तबका है, दलित तबका है, उसको समान तौर पर सहभागिता नहीं मिलेगी, उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा, उन्हें सही तरीके से एजुकेशन नहीं मिलेगा और उन्हें समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक निश्चित तौर पर जो भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि सब एक जैसे हैं, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और जब तक ये नहीं होता है तब तक सही मायने में हम नहीं कह सकते कि हमारे देश में आज़ादी है, क्योंकि आज़ादी का मतलब है कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं सबके पास खुशहाली है, सबके पास रोजगार है, सबके पास शिक्षा है, सबके पास आगे बढ़ने का समान अवसर है। जैसा कि आपने वादा किया कि रिपाई के जरिए सभी समाज को जोड़ने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए जितनी ज़रूरत हो सकती उतना समर्थन देने का प्रयास करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यह मिशन आपका सफल हो। आज की बातचीत में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी वन इंडिया लाइव। नमस्कार। नमस्ते। लेटेस्ट अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।